हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसका हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था और हम चैप्टर नंबर 6 में थे। चैप्टर नंबर 6 जो था रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इसके सेक्शन नंबर 15 से लेकर 19 तक के सेक्शंस हमने कवर कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं सेक्शन नंबर 20 में। सेक्शन नंबर 20 कंट्रोलर टू एक्ट एज रिपोजिटरी, ये सेक्शन ओमिट कर दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अमेंडमेंट एक्ट से। 2008 में जो अमेंडमेंट हुआ उससे कंट्रोलर टू एक्ट एज रिपोजिटरी को अमेंड कर दिया गया और इसको ओमिट करके रिपील कर दिया गया। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 21 में। सेक्शन नंबर 21 में बताया गया है लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसमें ये बताया गया है कि जो लाइसेंस है वो दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इसका शॉर्ट फॉर्म अब होगा ESC। लाइसेंस दिया जा रहा है कि आप ESC इशू कर सकते हैं। तो ये लाइसेंस कौन देगा? तो ये लाइसेंस दिया जाएगा कंट्रोलर के द्वारा। कोई भी पर्सन अगर एप्लीकेशन करता है किसको? कंट्रोलर को, कि उसे लाइसेंस चाहिए कि वो अब इशू कर सकता है ESC को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, तो ये देने का अधिकार होगा कंट्रोलर के पास। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 21 के क्लॉज 2 में। कोई भी लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा जब तक जो एप्लीकेंट है वो फुलफिल ना कर दे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज, मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। जब तक ये फुलफिल नहीं होंगी तब तक उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने का लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा। और ये सारे जो क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज़ है ये सब जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाएंगे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड रूल्स होंगे। क्लॉज 3 में बता दिया गया अगर कोई भी लाइसेंस ग्रांट किया जाता है इस सेक्शन के अंतर्गत तो वो वैलिड माना जाएगा उस पीरियड के लिए जिस पीरियड के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। और ये जो लाइसेंस होगा ये ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल नहीं होगा, मतलब आप इसको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, इनहेरिट भी नहीं कर सकते। और ये उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंतर्गत होगा जैसे कि रेगुलेशंस के द्वारा बताया जाए। तो ये था इस लाइसेंस के बारे में। तो इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो यह यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसेंस ग्रांट कौन कर रहा है, तो वो है कंट्रोलर ग्रांट कर रहा है। और इसमें ज़्यादा कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 22 में। सेक्शन नंबर 22 में बताया गया एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। अभी हमने सेक्शन नंबर 21 में पढ़ा कि लाइसेंस क्या है, कौन इशू करेगा। अब उसका जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन कैसे लगाएगा? तो जो एप्लीकेशन होगा इशू ऑफ लाइसेंस के लिए वो ऐसे फॉर्म में होगा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। उसके बाद बता दिया गया जो एप्लीकेशन होगा इशू फॉर लाइसेंस उसमें क्या क्या चीज़ों को कंपनी, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको साथ में लगानी होंगी। तो उसमें लगाना होगा आपको पहला सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट जिसमें इंक्लूड किया जाएगा प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट के बारे में बताना होगा, पेमेंट करना होगा फीस, कितनी फीस? नॉट एक्सीडिंग 25,000 एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे इस पूरे सेक्शन में, सेक्शन नंबर 22 में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन जब भी लगेगा लाइसेंस के लिए तो उसकी फ़ीस क्या होगी? उसकी फ़ीस होगी 25,000 रुपीज़। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको 25,000 को आपको याद रखना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइसेंस के लिए फ़ीस कितनी लगती है। इसके बाद हम चलते हैं रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस पे। हमने अभी देखा फीस कितनी लगेगी लाइसेंस पे? 25,000 रुपये। अब जब हम चल रहे हैं रिन्यूअल, सेक्शन नंबर 23 में रिन्यूअल कराने उसका, आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया, उसका रिन्यू कराने जाना है। तो रिन्यू कराने के लिए भी उस फॉर्म में होगा जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी और उसमें कंपनी करना होगा। फीस कितनी फीस होगी? तो ये होगी 5,000 रुपये। मतलब लाइसेंस बनाने के लिए तो आपको 25,000 रुपये चाहिए और लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए मात्र और मात्र 5,000 रुपये। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है 5,000 और 25,000 को। अब इसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 24 में। सेक्शन नंबर 24 में बताया प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस।
अभी हमने सेक्शन नंबर 21 में देखा कि कंट्रोलर जो है वो एप्लीकेशन आ रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, लोग लाइसेंस चाहिए जिसको इशू करना है, तो एक कंट्रोलर जो है पहले चेक करेंगे उन एप्लीकेशंस में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए गए कंपनी किए गए हैं वो ठीक हैं कि नहीं है। उसको देखने के बाद कंट्रोलर जो हैं वो या तो उस लाइसेंस को ग्रांट कर सकते हैं या तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये पावर कंट्रोलर के पास है ग्रांट और रिजेक्ट करने का। लेकिन जब भी वो रिजेक्ट करेंगे तो इसमें बता दिया गया है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उस व्यक्ति को सुनने के लिए जो एप्लीकेंट है, तो एप्लीकेंट को सुना जाएगा, उसके बाद ही उसको रिजेक्ट किया जाएगा। ये बता दिया सेक्शन नंबर 24 में। सेक्शन नंबर 24 के बाद आते हैं सेक्शन नंबर 25। ये सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, सस्पेंशन कहाँ पे होगा, तो सेक्शन नंबर 25 में होगा। तो कौन सस्पेंड कर सकता है, कंट्रोलर को अगर सेटिस्फाइड हैं आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी एज ही थिंक्स फिट दैट सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज़, मतलब कंट्रोलर जो है वो इंक्वायरी करने के बाद सेटिस्फाइड हैं कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसने एक ऐसा स्टेटमेंट किया है द एप्लीकेशन ऑफ फॉर इशू ऑफ और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लेकर, मतलब इशू या फिर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट पास किया जो कि इनकरेक्ट है या फिर वो फॉल्स है, और फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, जो उनको बताना चाहिए था और उन्होंने नहीं बताया, और बताया भी तो फॉल्स बताया या इनकरेक्ट बताया, तब एक सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरा, फेल्ड हो गए हैं वो टर्म्स और कंडीशंस को अप्लाई करने पे जो लाइसेंस ग्रांट किया गया उनको। तीसरा, फेल्ड कर गए हैं वो प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो सेक्शन नंबर 30 में डिफाइंड है। कॉन्ट्रावीन किए इस प्रोविजंस ऑफ एक्ट को या फिर कोई रूल या रेगुलेशन या ऑर्डर को, तब उनके लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये चारों क्लॉज दिए हुए हैं इसमें क्लियर कट बता दिया गया अगर ये चार में से कोई सा भी क्लॉज होता है तो उसके जो लाइसेंस है कंट्रोलर उस लाइसेंस को रिवोक कर सकते हैं। इसमें बता दिया गया है कि जो भी लाइसेंस रिवोक किया जाएगा उसमें पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उस व्यक्ति को सुना जाएगा, मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी को पहले सुना जाएगा कि क्या उनकी गलती थी। अब उसके बाद आते हैं क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में बता दिया गया है कि जो कंट्रोलर हैं वो ये जो ऊपर दिए गए चार ग्राउंड्स हैं उसमें तो रिवोक कर ही सकते हैं, ये तो क्लियर है। अब जब तक ये इंक्वायरी चल रही हो तब तक एक ऑर्डर पास करके सस्पेंड भी कर सकते हैं उस लाइसेंस को पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर बाय हिम। और इसमें यही बताया गया है कि उनको ये लग रहा है, उनको रीजनेबल कॉज टू बिलीव है कि जो ग्राउंड्स एनी ग्राउंड ऑफ रिवोकिंग लाइसेंस अंडर सब सेक्शन 1, इस सब सेक्शन 1 में रिवोकिंग के ग्राउंड्स हैं, तब उसको वो सस्पेंड कर रहे हैं उस लाइसेंस को। तो ये था क्लॉज 2। इसके बाद ये बता दिया गया है कि क्लॉज 3 में नो सर्टिफाइंग अथॉरिटी हुज लाइसेंस हैज़ बीन सस्पेंडेड, मतलब जिस सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है वो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू नहीं कर सकती ड्यूरिंग सच सस्पेंशन के ड्यूरिंग में वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ESC का इशू नहीं करेगी। इसके बाद हम सीधे चलते हैं सेक्शन नंबर 26 में। सेक्शन नंबर 26 में बताया गया नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। सेक्शन नंबर 26 ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी सस्पेंशन या फिर रिवोकेशन होगा तो उसका जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सस्पेंशन या रिवोकेशन का जो है कंट्रोलर एक नोटिस इशू करेंगे, पब्लिश अ नोटिस ऑफ सच सस्पेंशन और रिवोकेशन, मतलब अगर कोई सस्पेंड हो रहा है, लाइसेंस रिवोकेशन हो रहा है तो उनका तो नोटिस दिया जाना तो स्वाभाविक है। तो इसलिए कंट्रोलर का एक काम होगा कि वो एक पब्लिश करे नोटिस को। सेक्शन 26 उतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कोई खास उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इसके बाद हम सेक्शन नंबर 27 में चल रहे हैं। सेक्शन नंबर 27 में बता दिए पावर टू डेलीगेट, डेलीगेशन पावर है। जो कंट्रोलर है वो इन राइटिंग में डेलीगेट कर रहे हैं अपने पावर को, किसको, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर या फिर अदर ऑफिसर, या फिर कोई ऐसा पावर जो कंट्रोलर के पास है इस चैप्टर के अंतर्गत, वो ये चीज़ को लेकर, इस पावर को लेकर डेलीगेट कर सकते हैं डिप्टी कंट्रोलर या फिर असिस्टेंट कंट्रोलर या फिर किसी अदर ऑफिसर को। ये था सेक्शन नंबर 27। अब इसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 28 में। सेक्शन नंबर 28 में बताया पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉन्ट्रावेंशंस। इन्वेस्टिगेट करने का पावर दिया गया है, जो भी कॉन्ट्रावीन हो रहा है इस एक्ट के अंतर्गत उसको इन्वेस्टिगेशन करने का काम भी कंट्रोलर का होगा या फिर कोई अदर ऑफिसर का होगा जिसको ऑथराइज किया जाएगा उसके उनके बिहाफ में। कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन हो रहा हो इस एक्ट या रूल में, तो इन्वेस्टिगेशन का पावर भी किसके पास है, कंट्रोलर के पास है।
क्लॉज 2 में बता दिया गया जो कंट्रोलर होंगे या फिर कोई अदर ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे उनके पास सेम पावर होगा जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास होता है चैप्टर नंबर 13 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 29 में। सेक्शन नंबर 29 में सिंपल बात यही बोली गई है कि एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड डाटा, मतलब कंट्रोलर जो हैं, कंट्रोलर के पास ये पावर होगा कि अगर उनको रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट एंड एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंतर्गत उनको कोई कॉन्ट्रावेंशन दिख रहा है किसी प्रोविजन का, या ऐसा उनके पास सस्पेक्ट है कि कोई कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, तब जो कंट्रोलर हैं वो एक्सेस ले सकते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, एपरेटस का, कोई भी डाटा का या फिर अदर मटेरियल जो कि कनेक्टेड हो उस सिस्टम से, उस पर्पस के लिए फॉर कॉजिंग सर्च और कॉजिंग सर्च टू बी ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन और डाटा अवेलेबल टू सच कंप्यूटर सिस्टम। तो मतलब कंप्यूटर में ही डाटा होता है, तो अब यहाँ पे किसी का पोजीशन या फिर कुछ तो ले नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे जो फिजिकल कुछ नहीं हो रहा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जैसे कि डाटा होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो उनको तुरंत एक्सेस करना ज़रूरी होता है। वो डाटा डिलीट हो जाए उससे पहले उसका एक्सेस ज़रूरी होगा। तो अगर कंट्रोलर को लग रहा है तो कंट्रोलर के पास ये पावर दे दिया गया है कि आप एक्सेस कर सकते हैं कोई भी कंप्यूटर और डाटास को। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 30 में। सेक्शन नंबर 30 में बताया है सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर। सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिनको लाइसेंस इशू किया गया है ESC इशू करने के लिए, उनको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे होंगे जैसे कि पर्टिकुलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर डेट सिक्योर फ्रॉम इंट्रूशन एंड मिसयूज़ को रोकने के लिए एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर का यूज़ करना होगा, अपने सिस्टम को सिक्योर रखेंगे। रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी इन इट्स सर्विसेज, रिलायबिलिटी होनी चाहिए उनकी सर्विसेज में। एडहेयर टू सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं उनको सिक्योर करके रखेंगे। सीक्रेसी और प्राइवेसी मेंटेन रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को की, और साथ ही साथ रिपोजिटरी टू ऑल ESCs इशूड अंडर दिस एक्ट। पब्लिश करेंगे इन्फॉर्मेशन इट्स प्रैक्टिसेस ESCs एंड करंट स्टेटस ऑफ सर्टिफिकेट्स। ऑब्जर्व करेंगे अदर स्टैंडर्ड जैसे कि रेगुलेशंस में बताया जाए। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास अब लाइसेंस ले रहे हैं तो उनको कुछ फॉलो तो करना पड़ेगा रेगुलेशंस को, क्योंकि ये डाटा है और ये सब्सक्राइबर का डाटा है। अगर ये मिसयूज़ किया गया तो सब्सक्राइबर के लिए भी खतरा है। तो जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है तो उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है कि आप ये सब चीज़ों को मेंटेन करें। अगर ये सब चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं तभी उनको लाइसेंस दिया जा रहा है। अब इसके बाद आ रहे हैं सेक्शन नंबर 31 में। सेक्शन नंबर 31 में बता दिया है सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट का जो कंप्लायंस है उसको एंश्योर करना होगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल एंश्योर द एवरी पर्सन एम्प्लॉयड और अदरवाइज एंगेज इन इट्स कंप्लायंस इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट। तो वो जो है प्रोविजंस ऑफ इस दिस एक्ट को वो पालन कर रहे हैं। इसका इंश्योरेंस, मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ये इंश्योर करना होगा कि इस एक्ट का कंप्लाई प्रॉपर तरीके से हो रहा है। सेक्शन नंबर 31 इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 32 में, डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस। जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो डिस्प्ले करेगी इट्स लाइसेंस एट अ कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द प्रेमाइस इन विच इट कैरीज इट्स बिजनेस। मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी को उस लाइसेंस की एक डिस्प्ले करनी होगी कि उनके पास एक लाइसेंस है, वो भी कहाँ पे, जहाँ पे वो प्लेस ऑफ बिजनेस कर रहे हैं उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट में। उसके बाद सेक्शन नंबर 33 में आते हैं तो सरेंडर ऑफ लाइसेंस। अब कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी सरेंडर करना चाह रही है लाइसेंस को अगर वो कोई सरेंडर करना चाह रही है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी हुज लाइसेंस इज सस्पेंडेड और रिवोक्ड shall immediately after such suspension or revocation surrender the license to controller। यहाँ पे बता दिया गया है जिस भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लाइसेंस सस्पेंड या फिर रिवोक कर दिया गया है तो उस लाइसेंस को सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सरेंडर करना होगा। उसके बाद बता दिया गया सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर फेल कर जाती है सरेंडर करने से, द पर्सन इन हुज फेवर लाइसेंस इज इशूड शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस विच इज पनिश्ड विथ एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ और फाइन कितना 10,000 रुपये या फिर बोथ। तो यहाँ पे एक प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो रहा है कि सरेंडर ऑफ लाइसेंस कहाँ पे दिया हुआ है, तो सेक्शन नंबर 33 में दिया हुआ है। अगर सरेंडर करने में कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी फेल हो रही है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, तो जिसके नाम पे या फिर जिस पर्सन के बिहाफ में या फेवर में लाइसेंस इशू किया गया था उसको 6 महीने तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये था सेक्शन नंबर
33। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 34 में, डिस्क्लोजर। एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको डिस्क्लोज करना होगा क्या? पहला, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। दूसरा, कोई भी सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट जो भी रिलेवेंट हो। नोटिस ऑफ रिवोकेशन और सस्पेंशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट, कोई नोटिस अगर है तो उसको भी बताना होगा, डिस्क्लोज करना होगा सब चीज़ों को। कोई अदर फैक्ट है मटेरियली और एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है उसकी रिलायबिलिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को लेके, तो उसको भी बताना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिस्क्लोजर करना होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। तो इसके बाद आते हैं, वेयर इन द ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी एनी इवेंट हैज ऑकर्ड और एनी सिचुएशन विच हैज अराइजन विच आर मटेरियल एंड एडवर्सली affect the integrity of computer system or conditions of subject to which electronic signature certificate was granted, certifying authority shall use reasonable efforts to notify any person who is likely to be affected that occurrence, act in accordance with the procedure specified in certification practice statement to deal with the event or situation। तो जो सेकंड क्लॉज है वो एक कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिंपल बात कर रहा है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी, क्योंकि डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर में सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भाई डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये उनकी ड्यूटी है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा इवेंट हो गया है जिससे उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी को अफेक्ट किया गया है या फिर उनका सिक्योरिटी सिस्टम काम नहीं कर पाया और किसी का डाटा लीक हुआ है, तब उनको नोटिफाई करना होगा उस पर्सन को, जो कि अफेक्ट हो रहा है, जिसका डाटा लीक किया गया उसको नोटिफाई करने का काम किसका होगा? सर्टिफाइंग अथॉरिटी का होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में अगर डाटा लीक हो रहा है तो उसमें ये बात बतानी होगी किसको? सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, उस पर्सन को जो कि अफेक्ट हो रहा है। तो यही है सेक्शन नंबर 34, डिस्क्लोजर। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।